Okay, so now we'll be doing test number 2 solutions. टोटल 16 क्वेश्चंस है एक ऑप्शन के साथ. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन, कूलम्स लॉ रिलेट्स टू चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डिस्क्राइबिंग एज. कूलम्स लॉ का अगर हम फॉर्मूला देखें दैट इज इक्वल्स टू एफ के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ चार्जेस, गलत, क्योंकि चार्जेस यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, गलत, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होगा 1/r, बट इट्स नॉट 1/r, इट्स 1/r स्क्वायर. प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, ये बात ठीक है. एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, नहीं. प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस वाली बात ठीक है, बट फिर भी पावर का स्क्वायर नहीं बोल रहा है ये बॉटम में. लास्ट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, यानी Q1 इंटू में Q2, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो आर स्क्वायर. यानी जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला रखा है इस बात को सेटिस्फाई करता है सिर्फ ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इलेक्ट्रिकल फोर्सेज. अच्छा, कई बार क्या होता है ना, मान लो बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें पता है कि पता नहीं ये सही हो सकती है नहीं हो सकती, बट ऑप्शन में हमें ये पता है कि हाँ ये तो डेफिनेटली सही है, तो गो विद दैट वन. सबसे पहला, इलेक्ट्रिकल फोर्सेज आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिकल चार्जेस. सही बात है, इसमें से पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो ये ठीक लग रही है, बट आगे बढ़ते हैं. लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस यानी पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, राइट. और ये बोल रहे हैं अनलाइक चार्जेस रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे. तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये तो पक्का क्या हो गया, रॉन्ग हो गया. इलेक्ट्रिकल फोर्सेज आर वीकर देन ग्रेविटेशनल फोर्सेज, इसका हमें कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, तो इसका आइडिया कर लेते हैं. इलेक्ट्रिकल फोर्सेज जो हैं आर वेरी मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इससे स्ट्रॉन्गर होती हैं, वीक नहीं होती हैं, विच मीन्स ये पॉइंट भी गलत हो गया, ये पॉइंट भी गलत हो गया. पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कैन कंबाइन टू प्रोड्यूस अ थर्ड टाइप ऑफ चार्ज. प्रॉपर्टीज़ में ही हमने स्टडी कर लिया था, चार्ज दो ही टाइप के हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, कंबाइन करिए कोई तीसरा टाइप नहीं बनेगा. तो ये हो गया हमारा रॉन्ग. तो ये ऑप्शन हमारा बचता है, और ये ऑप्शन में ठीक भी लग रहा था, ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कांस्टेंट के इन कूलम्स लॉ डिपेंड्स अपॉन. तो कूलम्स लॉ का जो हमारा फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. अभी बोल रहे हैं कि इस फॉर्मूले के अंदर जो कांस्टेंट के है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही तो क्या बनता है, कांस्टेंट के. तो इसको हम क्या बोल देंगे, के. तो कांस्टेंट के डिपेंड करता है किस बात पे, तो के में अगर आप ध्यान से देखो दिस इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये एप्सिलॉन नॉट यानी किस पे डिपेंड कर रहा है, परमिटिविटी. और परमिटिविटी किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड करती है. भाई जो मीडियम ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रहा है, ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है, ज़्यादा खुद को चेंज कर रहा है, पोलराइज कर रहा है चार्जेस की वजह से, उसकी परमिटिविटी हाई होगी और उसका के की वैल्यू कम हो जाएगी, और उसकी एफ की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम. बट बाकी ऑप्शन भी चेक कर रहे थे. सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करता, इंटेंसिटी ऑफ चार्ज पे भी डिपेंड नहीं करता. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस प्लेस्ड हैविंग चार्जेस दिस मच एंड दिस मच प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अपार्ट. तो आपके पास एक चार्ज है 1 इंटू में 10 टू द पावर -7, दूसरा चार्ज है 2 इंटू में 10 टू द पावर -7, एंड इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 20 सेंटीमीटर. अब हमें बताना है कि इनके बीच में फोर्स कितनी होगी. तो F, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, F इक्वल्स के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. के की वैल्यू होती है आपकी 9 इंटू में 10 टू द पावर 9. एक चार्ज है 1 इंटू में 10 टू द पावर -7, दूसरा चार्ज है 2 इंटू में 10 टू द पावर -7, और नीचे है 20 सेंटीमीटर, जिसको अगर मैं मीटर में लिखूँगा तो 0.2 मीटर हो जाएगा. तो यहाँ पे हो जाएगा 0.2, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 0.2 टाइम्स 0.2, राइट. यहाँ से हम पॉइंट्स रिमूव करेंगे तो ऊपर एक 10 आएगा और एक 10 और आएगा. इस 2 से ये 2 पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल, और इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 4.5 पे. अब देखते हैं पावर्स में ऊपर क्या क्या बचा हुआ है. हमारा बचा है 4.5 मल्टीप्लाइड बाय ये 10 की पावर 9 -7 माइनस ये वाला 7, और ये जो है वो 10 की पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएंगे +2. तो 9 10 11. तो अगर आप ध्यान से देखिए तो 9 10 11 -14,
तो ये हो जाएगा 4.5 टाइम्स 10 to the power 9 10 11 minus 14. 11 minus 14 would be 4.5 times 10 to the power minus 3 newtons. Now this is your answer, 4.5 times 10 to the power minus 3 newtons. Okay. Question number 5th. The nucleus of helium atom. तो हीलियम का जो आटम है उसमें 2 प्रोटॉन्स हैं जिनको, ये आपका प्रोटॉन नंबर 1, ये आपका प्रोटॉन नंबर 2. ठीक है. These are separated by a distance of 3 into 10 to the power minus 15 meter. This is the distance between them. The magnitude of electrostatic force that each proton exerts on the other. तो कितनी फोर्स लगेगी? तो आपको इनका चार्ज पता है, प्लस ई होता है प्रोटॉन्स का, लिखवाया हुआ है नोट्स में. प्लस ई इज इक्वल्स टू 1.6 टाइम्स 10 to the power minus 19 coulombs. ओके. नाउ एफ वुड बी इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे तो हमें दिखेगा K इज़ 9 इंटू में 10 to the power 9. वन चार्ज इज़ 1.6 इंटू में 10 to the power minus 19. नेक्स्ट चार्ज इज़ 1.6 इंटू में 10 to the power minus 19. अपॉन में इनके बीच की दूरी ऑलरेडी मीटर में दिया तो हमारा काम आसान हो गया. 3 इंटू में 10 to the power minus 15 और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर. तो 3 इंटू में 10 to the power minus 15 का हो जाएगा स्क्वायर. सॉल्व करेंगे तो 9 टाइम्स 10 to the power. अच्छा एक काम करो, नंबर्स को अलग कर लो. तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 1.6, पावर्स को एक साथ ले आओ तो हो जाएगा 10 की पावर 9 माइनस 19 माइनस 19 अपॉन में आपके पास आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, स्क्वायर करेंगे और ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 10 to the power माइनस 30. 9 से 9 कम्प्लीटली क्या हो जाएगा? कैंसिल. 16 इंटू में 16 का स्क्वायर होता है 256 और 2 से पहले आ जाएगा पॉइंट. अब ऊपर ये जो पावर है इसको ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा 10 to the power 9 माइनस 19 कितना होता है? 38 और ये माइनस 30 ऊपर जाके हो जाएगा प्लस 30. तो आपके पास हो जाएगा 39 माइनस 38 यानी 10 बचेगा. तो 2.56 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 39 माइनस 38. तो आपके पास बचेगा 2.56 मल्टीप्लाइड बाई 10. I think it will turn out to be 25.6 newtons. So yeah, option number B. Question number 6. 2 point charges of this much and this much repel each other with a force. तो आपके पास 2 point charges हैं, let's say A and B. A जो है वो B को रिपेल करता है कितने फोर्स के साथ? 10 न्यूटन के साथ. इनके बीच की दूरी नहीं पता तो मैंने R मान ली. तो इनके बीच में जो फोर्स है वो कितना है? 10 न्यूटन. बट फोर्स का हमें फॉर्मूला पता होता है K. पहला चार्ज है 3 इंटू में 10 की पावर माइनस 6, दूसरा चार्ज है 4 इंटू में 10 की पावर माइनस 6. तो ये K Q1 Q2 और बीच की दूरी मैंने क्या मानी थी? R स्क्वायर. ये किसके बराबर हो जाएगा? 10 के. ये मेरे को एक फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से मिल गई. फिर बोल रहा है इफ ईच इज़ गिवन एन एडिशनल चार्ज ऑफ माइनस 6 कूलम. तो अगर न्यू चार्ज निकालूँ ए पे, न्यू चार्ज ऑन ए, तो वो हो जाएगा +3 और साथ में क्या ऐड करना है? -6. तो ये बन जाएगा -3 माइक्रोकूलम्स. अब निकालना है न्यू चार्ज ऑन बी. बी पे निकालूंगा तो +4 माइक्रोकूलम और -6 तो हो जाएगा -2 माइक्रोकूलम्स. अब इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं. अब देखो MCQ वाला बच्चा जो है ना वो थोड़ा सा दिमाग क्या लगाएगा कि भाई यहाँ से यहाँ में क्या चेंज हुआ है? 3 सेम है, 3 यहाँ पे भी सेम है. जो यहाँ 4 था वो यहाँ पे क्या बन गया? 2. तो 4 सीधी क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी. और तो कुछ चेंज नहीं है, डिस्टेंस भी सेम है, K भी सेम है, सिर्फ क्या बदला है? यहाँ जो 4 था वो यहाँ क्या हो गया? 2 हो गया. तो 4 सीधी हाफ हो जाएगी यानी जो 10 न्यूटन है उसका सीधा सा आंसर खटाक से क्या आ जाएगा? 5 न्यूटन्स. बट अगर किसी को पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन चाहिए तो मैं कर देता हूँ. अब जो नई फोर्स आएगी F डैश दैट वुड बी इक्वल टू K. नया चार्ज 3 इंटू में 10 की पावर -6 और दूसरा चार्ज 2 इंटू में 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय इनके बीच की दूरी जो कि क्या है? R और उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर. तो यहाँ पे 10 था, यहाँ पे F डैश है. ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, दोनों को उठा के डिवाइड कर दो. आप डिवाइड कर लेना, आंसर आपका 5 न्यूटन्स आ जाएगा. जो कि मैं बोल रहा था कि सॉल्यूशन अगर आप खुला खुला लिखोगे ना तो वो चीज़ साफ जल्दी दिख जाती है. तो ये ऑप्शन नंबर सी हो गया 6 का डन. नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 को आप वैसे तो तरीके से कर सकते थे बट मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला MCQs के लिए आपको एक बताया हुआ था. ठीक है, वो एक फॉर्मूला एक बार फटाक से रिकैप कर लेते हैं. अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं
और हमें पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम निकालना है, तो मान लेते हैं यहाँ से इस दूरी पे है, ये आपका Q1 है, ये Q2 है, और जो Q1 है वो स्मॉलर है Q2 से, तो जो x की दूरी होती है वो होती है √Q1 अपॉन में √Q1 प्लस √Q2 मल्टीप्लाइड बाय इनके बीच की दूरी। तो मान लेते हैं इनके बीच की जो टोटल दूरी है वो L है, और जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है वो यहाँ लाई कर रहा है, और ये दूरी स्मॉलर चार्ज से x दूरी पर है, तो ये आपका आंसर मल्टीप्लाइड बाय L हो जाएगा। ये है जब दोनों पॉजिटिव हों। अब अगर मैं क्वेश्चन को ध्यान से देखूँ तो क्वेश्चन में Q है, एक -3Q है, एक Q है, एक -3Q है, तो मतलब दोनों में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। उसके लिए भी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, इफ़ चार्जेस आर नॉट लाइक, है ना, एक जैसे चार्जेस अगर नहीं है तो कुछ नहीं है, उसका फॉर्मूला था √Q1 बाय Q2 माइनस Q1 सब रूट में मल्टीप्लाइड बाय L, जहाँ पे Q1 जो है वो स्मॉलर चार्ज है। तो अब देखो यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है, स्मॉलर चार्ज है ये, तो इसको बोलेंगे Q1, और ये लार्जर चार्ज है तो इसको क्या बोलेंगे Q2। x वाले फॉर्मूले में इनपुट कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा। और बाकायदा कोई बच्चा पूरी इक्वेशन बना के सॉल्व करता तो आंसर तो उसका भी आता। तो यहाँ पे Q1 की वैल्यू इनपुट करेंगे, Q1 जो है इस सवाल के अकॉर्डिंग स्मॉल q के बराबर है, और जो Q2 है वो -3Q के बराबर है, ठीक है। और हमें यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड इनपुट करना है, तो यहाँ से आएगा √Q अपॉन में √3Q माइनस √Q ऑल मल्टीप्लाइड बाय L। पूरे में से √Q कॉमन लेंगे तो √Q, यहाँ से अपॉन में √Q कॉमन लिया, बचा √3 माइनस 1, और ये ऑल मल्टीप्लाइड बाय L। √Q से √Q कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा 1/√3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय L। अच्छा L नहीं है, इनके बीच की दूरी डिस्टेंस D है, तो L को क्या कर दो D, तो हो जाएगा 1/√3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय D। बट ऐसा कोई भी ऑप्शन मेरे को मैच करता दिख नहीं रहा, कहीं पे भी नीचे √3 माइनस 1 नहीं है, विच मीन्स कि उन्होंने बॉटम को क्या कर दिया, रेशनलाइज कर दिया है। तो हम भी इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। सो लेट्स रेशनलाइज दिस इक्वेशन, एंड रेशनलाइज के लिए 1/√3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय √3 प्लस 1 अपॉन में √3 प्लस 1, और यहाँ पर आपका ये D मल्टीप्लाई, राइट। नेक्स्ट देखिए, जस्ट अ सेकेंड, एक पेज ऐड कर देते हैं। तो रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ से हमारा बनेगा, ऊपर आ जाएगा √3 प्लस 1, और नीचे आएगा ये देखो a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। तो इसका आंसर क्या होता है, a² माइनस b²। तो यानी √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, और 1 का स्क्वायर 1, ऑल मल्टीप्लाइड बाई 3। तो आंसर आएगा √3 प्लस 1 अपॉन में √3, और 3 माइनस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय D। तो इसका जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा √3D प्लस D बाय 2। कुछ नहीं, D को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, √3D प्लस D बाई 2, √3D प्लस D बाई 2, चेक कर लो, यही आपका आंसर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया कौन सा, 7th। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, A charge Q is placed at the center of the line joining 2 point charges plus Q. The ratio of charges is। अच्छा रेशियो पूछ रहा है, यहाँ पर जो सिद्धांत है वो मैग्नीट्यूड आएगा। मैंने बताया था ना इक्विलिब्रियम के 2 टाइप हैं, तो मैग्नीट्यूड पूछेगा पोजीशन। सिंस पोजीशन ऑलरेडी दे दी तो दिमाग ऑलरेडी काम करना चाहिए कि क्या पूछ रहा होगा, पोजीशन। तो रेशियो ऑफ चार्जेस Q एंड Q पूछा हुआ है। तो अब देखो मैंने बताया था जब पोजीशन की बात हो तो कॉर्नर चार्ज पे नेट फोर्स निकालो। कॉर्नर चार्ज पे नेट फोर्स निकालोगे तो ये प्लस Q इस वाले प्लस Q को रिपेल करेगा इस फोर्स से, जिसको मैं बोल देता हूँ F1। और अगर इक्विलिब्रियम चाहिए तो यहाँ पर इस वाले को क्या करना पड़ेगा, अट्रैक्ट, यानी इसको कैसा होना पड़ेगा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाले सारे ऑप्शंस तो काट दो। अब F1 F2 को बराबर करते हैं, ठीक है। F1 फोर्स है फोर्स ऑन प्लस Q ड्यू टू प्लस Q, इस पे फोर्स है इसकी वजह से। F2 क्या फोर्स है, ये है फोर्स ऑन किसके ऊपर, प्लस Q के ऊपर ही, बट ड्यू टू माइनस Q। तो ये आपका जो है एक फंडामेंटल डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। ओके, दोनों को बराबर रख दो।
F1 शुड बी इक्वल टू F2। F1 की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, KQ बाय x, और x कितना हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर। और आपका F2 जो फोर्स है जो इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में है, दैट विल बी KQQ बाय x का स्क्वायर। दोनों को बराबर रखो तो आपका हो जाएगा KQQ बाय 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, और F2 हो जाएगा KQQ बाय x स्क्वायर। क्या क्या कैंसिल होगा, K से K, Q से Q, x स्क्वायर से x स्क्वायर। तो यहाँ से आपका Q या जो स्मॉल q बाय 4 है दैट विल बी इक्वल टू Q। एट द सेम टाइम मैंने चार्ज को नेगेटिव माना था तो फाइनल आंसर में क्या रखूँगा, नेगेटिव। चलिए अब हमें क्या निकाला, रेशियो ऑफ Q बाई Q। तो Q बाई Q अगर करूँ, चेक करो, द रेशियो ऑफ कैपिटल Q बाय स्मॉल q, कैपिटल Q बाय स्मॉल q करेंगे तो रेशियो क्या आएगा, तो कैपिटल Q बाय स्मॉल q करोगे तो आंसर आएगा -1/4। ठीक है, ये आ जाएगा इधर और आपका आंसर आ जाएगा -1/4। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 4 पॉइंट चार्जेस प्लेस द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, फोर्स ऑन चार्ज 1 माइक्रोकूलम प्लेस एट द सेंटर। यहाँ पर एक 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है। आप देखो यहाँ पे 3 है तो इसको इधर पुश करेगा, और उधर 3 जो है, ये वाला जो 3 है वो इसको इधर पुश करेगा। तो ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट। नेक्स्ट -4 यहाँ अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा थिन हो गया, -4 यहाँ अट्रैक्ट करेगा, उतना ही -4 यहाँ अट्रैक्ट करेगा। तो ये दोनों फोर्सेज भी एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट। आंसर इज 0। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, कई बच्चों ने पता नहीं क्यों इसको गलत किया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट सिमिलैरिटी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है KQ1 Q2 बाय R², और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है -G M1 M2 बाय R²। अब बोथ फोर्सेज ऑबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्या दोनों में अपॉन में R² आता है, यस। तो ये एक सही सिमिलैरिटी है, मतलब ये करेक्ट है, बट हमें नॉट बताना है। बोथ फोर्सेज ऑपरेट ओवर अ वेरी लार्ज डिस्टेंस। मैंने बोला था ना पॉइंट चार्जेस के लिए ट्रू है सिर्फ, तो कोई भी चार्ज पॉइंट चार्ज क्यों होता है, जब आप उससे बहुत दूर चले जाओ तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। बोथ फोर्सेज आर कंजर्वेटिव इन नेचर, ये बात भी ठीक है। बोथ फोर्सेज आर अट्रैक्टिव इन नेचर, ऑलवेज गलत। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा अट्रैक्टिव होती है, बट आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी। सो दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज डन। The SI unit of permittivity of free space is, so F is equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R²। मुझे यूनिट चाहिए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की, ये भाई साहब को ही परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हम कहते हैं। इसके अलावा सब कुछ अलग कर लो, तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ आएगा 1/4 पाई, बचेगा Q1 Q2 बाय F और ये R²। इसकी तो कोई यूनिट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, ना इसकी कोई डायमेंशन होती है। तो आपका एप्सिलॉन नॉट के लिए सिर्फ जो बचा वो क्या बचा, चार्ज इंटू पे चार्ज, यानी कुलम इंटू में कुलम, फोर्स के लिए न्यूटन और डिस्टेंस के लिए मीटर स्क्वायर। तो आंसर आएगा कुलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको ऊपर ले जाओ तो एप्सिलॉन नॉट कुछ ऐसा दिखेगा, कुलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। तो कुलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12। Electric charges this and this are placed at the corners A, B, C of an equilateral triangle. Let's make a equilateral triangle ABC. A, B, C. A पर चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, B पर चार्ज है -1 माइक्रोकूलम, C पर चार्ज है 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ क्यों रखा, आप कहीं और रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो, आप किसी को भी ABC मान सकते हो। इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ईच साइड की लेंथ है 10 सेंटीमीटर। रिजल्टेंट फोर्स बतानी है C चार्ज पर, ये है हमारा C चार्ज, ये है हमारा C चार्ज। तो C चार्ज A की वजह से रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा और यहाँ चला जाएगा, ये चला गया। ठीक है, हाँ, दिस इज फोर्स ऑन C ड्यू टू A। और B की वजह से अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा विच विल गो लाइक दिस। तो अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा तो दिस विल बी फोर्स ऑन C ड्यू टू B। अच्छा, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सभी एंगल कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के। अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। F
CB और FCA मैग्नीट्यूड में दोनों की दोनों फोर्सेस बराबर होंगी। द क्वेश्चन इज वाई। चार्जेस 1 2, चार्जेस 1 2, समझ रहे हो इस बात को? मतलब जो B और C के बीच में ये C है और ये B है, इनके बीच में चार्जेस क्या है? 1 और 2 और दूरी है 10। अब अगर आप A को देखो और C को देखो तो चार्जेस है 2 और 1 और बीच में दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो दोनों ही के दोनों केसेस में चार्जेस सेम है, बीच की दूरी सेम है, तो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा? सेम। और जब दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो उनका रिजल्टेंट बीच से गुजरता है, यानी यहाँ से 60 डिग्री पे। और 120 डिग्री के लिए सीधा केस मैंने लर्न करवाया था आपको याद होना चाहिए। मैंने क्या बोला था कि अगर 120 डिग्री पे दो इक्वल वेक्टर्स हैं, ये इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड, तो 120 डिग्री में नोट्स ओपन करना दे रखा है मैंने, जो उनका रिजल्टेंट है वो इनके बराबर ही आता है। तो जो इनका आंसर आएगा F रिजल्टेंट दैट विल बी इक्वल टू FCA या FCB, दोनों में से किसी के भी मैग्नीट्यूड के बराबर इनका रिजल्टेंट हो सकता है। बट इन दोनों में से किसी का तो मैग्नीट्यूड निकालना होगा, किसी के एक का भी निकाल लो। तो आपका जो F का आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू K, एक चार्ज हो जाएगा 2 × में 10 की पावर -6, एक हो जाएगा 1 × में 10 की पावर -6, ये हो गया KQ1 Q2। बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर को 0.1 मीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर। करो सॉल्व, 9 × में 10 की पावर 9 बचेगा, 2 × में 1 2, 10 की पावर -6 और -6 -12, 0.1 × में 0.1, पॉइंट हटा दो दोनों के, ऊपर आ जाएगा 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 18 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 9 - 12 + 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.8 न्यूटन्स, विच इज़ ऑप्शन नंबर नो बी। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका हो गया डन। क्वेश्चन नंबर 13, a charge Q1 exerts some force on a second charge Q2, but third charge Q3 is brought near Q2, the force exerted by Q1 और Q2। मैंने कहा था कि अगर एक चार्ज है और वो दूसरे चार्ज के साथ फोर्सेस लगा रहा है, मतलब ये इस पर कुछ फोर्स लगा रहा है, इस पर कुछ फोर्स लगा रहा है, ये तीसरा आएगा तो ये अपनी फोर्स ले आएगा डेफिनेटली, बट क्या ये ओरिजिनली प्रेजेंट इन फोर्सेस पे कोई असर डालेगा? नहीं। ये मैंने इनकी प्रॉपर्टीज़ में लिखवाया था दैट द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज एंड फोर्थ चार्ज डज नॉट मैटर, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ थर्ड चार्ज। तो आंसर रहेगा रिमेन सेम। क्वेश्चन नंबर 14, टू इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स A एंड B रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स। तो हमारे पास दो इक्वल आइडेंटिकल हैं, दोनों पे चार्ज मान लेता हूँ +Q +Q, इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर A एंड B, और इनके बीच में जो रिपल्शन है वो कितना है? F। तो F किसके बराबर होगा? K, एक का चार्ज Q/r²। ये इतनी बात हमने कर ली। द स्फीयर्स आर केप्ट विद अ फिक्स्ड डिस्टेंस r बिटवीन देम, मैंने r ही माना था, ठीक हो गया। अ थर्ड आइडेंटिकल बट अनचार्ज्ड स्फीयर C इज़ ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद A। भाई एक स्फीयर C है जिसको A के कॉन्टैक्ट में लेके आए, तो A + C करते हैं, और C अनचार्ज्ड है, तो ये रहा हमारा A, ये रहा हमारा C, प्लस किया, इस पे चार्ज था प्लस किया और इस पे चार्ज था 0। हमने सीखा हुआ है कंडक्शन में 50-50 का मामला होता है अगर स्फीयर्स आइडेंटिकल है, और लिखा भी है कि थर्ड आइडेंटिकल है, तो हो जाएगा Q + 0/2 और नेट चार्ज कितना हो जाएगा? +Q/2। तो न्यू चार्ज, इस बात के बाद न्यू चार्ज ऑन A इज इक्वल्स टू +Q/2 एंड न्यू चार्ज ऑन B नहीं, किसके साथ टच किया? C, वो भी कितना हो जाएगा? +Q/2। और भाई B तो हमारा अकेला रखा हुआ है, उसने कोई भी पंगा यहाँ पे नहीं किया हुआ है। अब देन प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग A और B, और A और B के बीच में जो लाइन जॉइनिंग है यहाँ ला के C को रख दिया, तो C को अगर यहाँ ला के रखेंगे तो देखो अब कहानी कैसे बनेगी। नाउ जो हमारा A है वो +Q/2 बन चुका है, और यहाँ पर एकदम बीचों बीच ला के रख दिया है r/2 दूरी पर C को, और C पर जो चार्ज है
वो कितना है +q/2। अब क्या निकालना है आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन सी पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी होगी। तो देखो सी पर जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स होगी उसको कैलकुलेट करने के लिए देखो बी इधर रिपेल करेगा, ए इधर रिपेल करेगा, है ना। तो एक होगी फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी और एक होगी फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, सी पर जो फोर्स बी लगा रहा होगा तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, चार्ज है q/2, एक का चार्ज है q और बीच की दूरी कितनी है r/2 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। और जो फोर्स सी पर ए लगा रहा है, सी पर जो ए फोर्स लगा रहा है वो ये है फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए और ये है फोर्स ऑन सी ड्यू टू। जो ए लगा रहा है वो कितना हो जाएगा k, दोनों का चार्ज कितना है q/2 और बीच की दूरी इनकी भी कितनी है r/2 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर जो नेट निकालना होगा तो इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे माइनस। तो FCB को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो FCB ऐसा दिखेगा KQ² बाय 2r² और ये चला जाएगा ऊपर 4, तो ये 4 से कैंसिल होगा तो बचेगा 2KQ² बाय r²। और FCA अगर मैं देखूं तो वो होगा KQ² बाय 4r² और इसका 4 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा KQ² बाय r², ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको दिख ही रहा होगा CB फोर्स बड़ी है तो नेट फोर्स के लिए इन दोनों को माइनस कर देंगे। Fnet इज इक्वल्स टू FCB माइनस FCA, यानी 2KQ² बाय r² माइनस KQ² बाय r²। तो आंसर आएगा KQ² बाय r²। बट अगर आपको ये याद हो तो KQ² बाय r² किसके बराबर है, F के। तो यानी इस फोर्स को मैं किसके बराबर रख सकता हूँ, F के। तो मेरा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, F, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, 2 पॉइंट चार्जेस +2 +6 12 से रिपेल कर रहे हैं। दोनों को अगर 4 दे देंगे तो अब उनके बीच की फ़ोर्स क्या होगी। तो ये रहा +2, ये रहा +6, इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं r। तो इनके बीच की जो फोर्स होगी वो हो जाएगी k, इनके बीच की फोर्स होगी k 2 × में 6 बाय r²। ये आपकी इक्वेशन नंबर होगी फर्स्ट। अब +2 को आपने दिया -4, तो ये तो -2 बन जाएगा। और +6 को भी आपने दिया -4, तो ये क्या बन जाएगा, ये देखो 2 - 4 -2 और +6 - 4 +2। अब जो ये नए चार्जेस इनके बीच में आए हैं वो क्या आ गए हैं, -2 और +2 और बीच की दूरी r ही रहेगी। तो अब इनके बीच के फोर्स निकालो तो क्या हो जाएगी k, एक का चार्ज 2, एक का चार्ज 2 और अपॉन में क्या आ जाएगा r²। तो अब इन दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। पहले की फोर्स 12 न्यूटन दे रखी थी, ये जो फोर्स थी वो कितनी दे रखी है 12 न्यूटन, कि जब वो 2 और 6 हैं तो इनके बीच की फोर्स कितनी है 12। डिवाइड करो फर्स्ट एंड सेकेंड को, तो फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, सो विल गेट 12 अपॉन में F इक्वल्स k इंटू में 6 × 2 = 12 बाय r²। नीचे आएगा k इंटू में 2 × 2 = 4 और ऊपर चला जाएगा r² से r², r k से k कैंसिल, 3 पे 3 से जाएगा 4 पे। तो आपका जो F है वो कितना आएगा 4 न्यूटन। डन। अच्छा, ये दोनों क्योंकि -2 और +2 हो चुके हैं तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन, अट्रैक्ट करेंगे। तो रिपल्सिव वाले आंसर काट दो और अट्रैक्टिव में 4 न्यूटन मेरा आ रहा है तो वो आंसर जाएगा डन। क्वेश्चन नंबर 15 का ही जो दूसरा ऑप्शन है ये मैं आपको समझा देता हूँ, ट्राई आप खुद कीजिएगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ क्लास में। चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द ईच 2 ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ। एक चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द ईच ऑफ द अदर 2 कॉर्नर। एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ। रिजल्टेंट फोर्स ऑन क्यू इज़ 0। इस वाले क्यू पर, कैपिटल क्यू जो है, इस पर रिजल्टेंट फोर्स कब 0 होगी। व्हाट विल बी द व्हेन वुड द रिजल्टेंट फोर्स बी 0 ऑन क्यू। भाई ये जो है वो यहाँ से रिपल्शन खाएगा, यहाँ से रिपल्शन खाएगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई जो हमारा ये वाला क्यू है इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा या नेगेटिव होना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से इसको होना पड़ेगा नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव हम करते हैं तो देखो बेनिफिट क्या होगा, ये इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इधर अट्रैक्ट करेगा और जो ये वाला भाई साहब है ये इसको इधर रिपेल कर देगा। तीनों फोर्सेस को आपस में इक्वेट कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ट्राई दिस योरसेल्फ, इतना तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। डन।